अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसके फ़ौरन बाद जो अगला रद्दमल ज़हन में आता है कि सियासी क़ुव्वतों को यकजा होना चाहिए और यकसू होना चाहिए इस मसले के ऊपर। मुल्क का बड़ा हिस्सा KP के बेशतर अजला और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा आज भी वहाँ बहुत तकलीफ दे वाक़या हुआ है ज़ियारत के अंदर। इसका एक हल तो वो होता है जो फ़ौज करती है, काइनेटिक ऑपरेशन है या आप फ़ौजी कार्रवाइयाँ करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर जहाँ बहुत शोर ज़्यादा इलाके हैं। लेकिन दूसरा साइमल्टेनियसली जो एक चीज़ चाहिए, जो मिसिंग लिंक है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए पूरे प्रोसेस की और पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए। लोकली आप कम्युनिटीज़ को इंगेज करते हैं और फिर आप उन एलिमेंट्स को जो आपके काबू से बाहर होते हैं, बंदूक रखने पे तैयार नहीं होते, उनका फिर बंदूक का इलाज बंदूक के साथ करते हैं। सिर्फ अगर आप बंदूक इस्तेमाल करें तो परमानेंट 25-30 करोड़ का जो मुल्क है वहाँ पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपको कुछ लोगों को जफ़ी डालनी पड़ती है और जो जफ़ी डाल के ठीक हो जाए ठीक है, उससे बात कर लें आप। लेकिन जो जफ़ी डालने से ठीक नहीं होता फिर वहाँ आप डंडा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो मिसिंग है। मिसिंग क्यों है? क्योंकि 2-3 अगर बड़ी सियासी कुव्वतें हैं तो उसमें से एक PTI है और PTI वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मैच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी है और PMLN भी है, दोनों बड़ी सियासी कुव्वतें हैं। और तीसरी जो कुव्वत है PTI है, तो वो या जेलों में है तो या सड़कों के ऊपर है, उसके आगे उसका हल कोई नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे ये तासुर मिलता है कि उनको बातचीत की दावत के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे असम्बली के फ्लोर के ऊपर 2-3 दफ़ा ये बयान दे चुके हैं। तो एक प्रोसेस चाहिए जिसके पीछे क्रेडिबल पूरे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल जो ओनरशिप है वो उसकी हो और ये सिलसिला आगे चले। इस लड़ाई से हमें आगे निकलना है। सड़कों के ऊपर धींगा मुश्ती एक ख़ास हद तक तो ठीक है, सियासी अमल का हिस्सा है, लेकिन अगर 3-4 साल किसी भी मुल्क के अंदर ये कैफियत बरकरार रहे तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और उसी की रिफ्लेक्शन हमें अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल में नज़र आती है। पिछले 4 सालों में हमने 2.25% से ग्रो किया GDP ने और 4 सालों में 2.5% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अगर 2 गुना नहीं होगी तो इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। 11% आपका जून के महीने में इन्फ्लेशन आई है। एक्सपोर्ट आप जो 5 साल पहले करते थे, जून में जो नंबर आए हैं वो 5 साल पहले जितने ही आए हैं। तो अगर ये सूरत हाल सबके सामने है और वो अभी तक होश के नाखून नहीं दे रहे तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर सिस्टम, जो हमें मजबूर नहीं कर रही कि हम सोचें पानी का मसला सर पे है, इंडिया का तरफ से जंग का रोज़ ख़तरा है, अफ़गानिस्तान साइड से रोज़ पाकिस्तान में टेररिज्म आ रही है, 2 सूबे शोर ज़दा हैं, वहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल है कि आपको फ़ौजी कार्रवाइयाँ करनी पड़ रही हैं। तो आप कब होश के नाखून लेंगे और सोचेंगे कि हम इस पूरे प्रोसेस पे एक सियासी हिकमत अमली बनाएं? और ये काम सियासतदानों का है। फ़ौज का काम वो है जो उसको हुकूमत ज़िम्मेदारी लगाए कि भाई ये इलाके ख़राब है, यहाँ जाके कार्रवाइयाँ करनी है। जो सोचना है उसके ऊपर हिकमत अमली बनाना है, प्लान क्या करना है, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है। ये कायदे आज़म ने बोला होगा कि हम वही द सिविलियन, हम पॉलिसी बनाएंगे। यहाँ सिविलियन है वो कहीं सोए हुए हैं। मुझे बाज़ का बहुत दुख होता है कि इस मुल्क के साथ अगर मुस्तकबिल इसका इसी तरीके से अगर हमने चलाना है तो इसका मुस्तकबिल हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने बचपन अपना बहुत अच्छा इस मुल्क में गुजारा हुआ है, लेकिन अपने बच्चों को हम कौन सा पाकिस्तान दे के जाएंगे उसका फ़ैसला आज करना है और हम सबको करना है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है उनको आंखें खोल के इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि कल पाकिस्तान 5 साल बाद 4 साल बाद किस शक्ल में पाकिस्तान होगा। बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं, दिखाएगा। वन टाइम का एक ऑफ़र ज़रूर आया था। जिन लोगों से बातचीत करते हैं उनके सिलसिले में उन्होंने ये मैसेज ज़रूर दिया था कि बहनों में से एक बहन की मुलाकात करा सकते हैं और इसमें यह भी हो कि बाहर आकर के कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा तो मुलाकात हो जाएगी। 37 हफ्ते हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही। स्पेस देना होता है, जितना डैमेज होना था वो हो गया है। शफी जान का वो फोर्स वाला भी सुना दें, फिर एक ही दफ़ा सवाल करें, दिखा दें वो भी। हाई फोर्स थी उसको 60,000 तो हम क्रॉस कर चुके हैं और अनकरीब उस बारे में आप बहुत बड़ी न्यूज़ सुनी। तंजीम के आगे के सिवा तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की शोटी में आपको देते चलो कि हम कम्प्लीटली तैयार हैं। जो भी लायामुल्ला चकजई साहब देंगे, खैबर पख्तूनख्वा से अफरीदी साहब लाखों लोगों को लीड करते हुए जो भी उनको गोल दिया जाएगा वहाँ पे पहुँचेंगे। अब जो बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि 37 हफ्ते मतलब 8वां महीना चल रहा है कि जब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और इसके ऊपर ना हमारी सुप्रीम कोर्ट को, ना किसी आईनी अदालत को, ना किसी ह्यूमन राइट्स बॉडी को तौफीक हुई है और ना ही हुकूमत वक्त में पार्लिमान के अंदर इस मसले को डिस्कस किया गया। तो आज जो हमारे साथ शुरका है, इख्तियार वली खान हमारे साथ है, कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म के स्टूडियोज़ में, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब है सेक्रेटरी इत्तलात PTI के, और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडेट के। सबको खुशामदीद कहते हैं। इख्तियार साहब, कौन सा बम फट जाएगा अगर इमरान खान से उसकी पार्टी के लोग या फैमिली के लोग जाके मिल लेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। नहीं, बम तो कोई नहीं फटेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो खान साहब ने अपने लिए ख़ुद बनाई हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले खान साहब की मुलाकातों में इस तरह की बंदिशें नहीं थी, ना 2024 के इलेक्शन के बाद थी। फिर उसके बाद उनकी मुलाकातें होती थी, मुलाकातों में फिर बनिए बनते थे, साजिशें बनती थी, शरारतें बनती थी। तो उसके बाद से उन्होंने अपने मसाइल ख़ुद पैदा किए हैं, हमारी तरफ से कोई। नवाज शरीफ से जो लोग मिलने जाते थे वो क्या करते थे? वहाँ गाने सुनाते थे, वो सियासत ही करते थे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ से मिलने के बाद कोई बाहर आके इस तरह नहीं कहते थे। हर चीज़ की अप्रूवल के लिए नवाज शरीफ के पास जाते थे, सियासत ही होती थी। वो अंदर बैठ के एक फैसला वाकया आप करते थे। बता दें कि 26 नवंबर जैसा वाकया कर के 26 नवंबर का वाकया तो बस दोनों तरफों को सोचना चाहिए। अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तानी तारीख में दोबारा 26 नवंबर। कोई एक वाकया आप बताएं कि नवाज शरीफ ने ये बोला हो कि जाओ के डी चौक में वहाँ पे कब्रें खोद कर बैठ जाओ और जाके ब्लू एरिया में जो है तो सारे चीज़ें जला दो और आग लगा दो। वैसे नवाज शरीफ ने कभी ऐसा नहीं कहा। एक मेरा सवाल है आपसे, जिन लोगों ने ये डी चौक के धरने के लिए इमरान खान और पैट को, पीटीआई और पैट को इकट्ठा करवाया था, कभी उन लोगों से, जनरल फैज़ के अलावा बाकी लोगों से आपने कोशिश की है कि पूछें जाके कि कौन सी स्ट्रेटजी थी, कौन सी ये सियासत थी और आपको किसने इख्तियार दिया था कि आप ये प्लान करें कि हुकूमत वक्त को कैसे गिराना है, ये पार्लियामेंट पे कैसे चढ़ना है, पीटीवी स्टेशन को कैसे बंद करना है? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। पीटीआई और पैट को किसी ने इकट्ठा किया था? आप उनकी बात तो करते हैं, हम तो कहते हैं जिन्होंने किया क्या ये काके मुन्ने थे? नहीं, ये तो कसूरवार है। बच्चे थे सर, पाकिस्तान नाबालिग थे। सर ऐसे ही है ना, जैसे आईजीआई में नवाज शरीफ नाबालिग भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, लेकिन जनरल हमीद गुल के बनाने के ऊपर इंटरव्यूज हुए और सिलेक्शन हुई कि कौन सी पार्टी शामिल होगी। ऐसी है ना कि ना आईजीआई में ऐसी किसी ने वरगलाया तो क्या वरगलाने वाले को सजा मिलनी नवाज चाहिए? शरीफ जो बंदा जो है वो नवाज शरीफ वरगलाए गए? नहीं, मैं आईजीआई आपने एक नहीं, हम इस वक्त एक साइड पे रहें तो बेहतर है। मैं आईजीआई पे आ जाऊंगा तो ये मुद्दा आपका रह जाएगा। सेम मॉडल है जिस पे पीटीआई की हुकूमत बनी, सेम मॉडल है जिस पे आईजीआई की हुकूमत बनी। नहीं, मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी फ़र्क है। हम उसको ये नहीं कह सकते हैं। आईजीआई की वो जो हुकूमत बनाई गई थी, मे बी मैं उसकी सारे कंटेंट से, जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है, मे बी मैं उसके साथ एग्री नहीं करता हूँ। आईजीआई क्या एक अलग वो कहानी है और एक अलग स्टोरी है। व्हेन इट कम्स टू, मैं तो इस बात की ये सवाल ये पैदा होता है कि पीटीवी पर हमले कराओ, 9 मई जैसे वाक़यात कराओ, डी चौक में जाके कब्रें खोद कर बैठ जाओ। नवाज शरीफ ने कभी ऐसा नहीं कहा था। कभी रियासत मुखालिफ ऐसा कोई अगर नैरेटिव माजी में हमारा हो, जैसे इमरान खान ने लिया है, आपने उनकी जमात को देखा है कि BLA जब जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाते हैं तो उनकी सोशल मीडिया क्या कहती है? इंडिया का हमला होता है तो क्या उनका रिस्पांस होता है? तो देयर इज अ लॉट ऑफ एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन पीटीआई एंड मुस्लिम लीग नून नैरेटिव। पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकली डील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से पॉलिटिकल कुव्वत। स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेरा इस वक्त गला बहुत अच्छा हो रहा है। स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? जिसने किया था सजा भुगत चुके हैं। किस पार्टी ने किया था? जिसने किया था वो सजा। कौन सी पार्टी थी सर? एलियन पार्टी तो नहीं थी? मुस्लिम लीग नून के 2-3 लोगों पर इल्जाम था और शहबाज शरीफ साहब पंजाब हाउस में उनको सजा मिली, ऑर्गेनाइज करके पंजाब हाउस से मेरे ख्याल में लोगों को इकट्ठा करके लाए थे। उनको मजीद हम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर जो सजा भुगत चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए नवाज शरीफ साहब जो कुछ बोला करते थे, इमरान खान नवाज शरीफ ने कभी अगर एक बात गलत बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बोली हो तो आप वो क्लिप जरा मैं आपको क्लिप भी भेज दूंगा, मुझे चलाइए। वही जुबान इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ बोली। नहीं, तो हमारी सियासत का एक अलमिया है। इमरान खान साहब की लैंग्वेज बहुत खराब है जी। हमारी सियासत अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ की और इमरान खान की लैंग्वेज एक जैसी है तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। नवाज शरीफ ने इमरान खान को सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्ड किया था कि मैंने बोला कि नवाज शरीफ साहब जो कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए कहा करते थे, नहीं वो आपको अगर सुनेंगे आप सुनिएगा। शौकत यूसुफज़ई साहब, सियासत में आप लोगों ने भी कोई बहुत अच्छी मिसालें कायम नहीं की। आप जिन बातों के ऊपर नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को क्रिटिसाइज़ करते थे, वो सारा कुछ आपने भी किया। आप उन्हीं के कंधों पे बैठ के आए जिनके कंधों पे बैठ के नवाज शरीफ आते थे। तो फ़र्क आप दोनों ने कोई नहीं रवा रखा। तो इस तरीके से तो सियासत में कोई अच्छी रवश कभी भी पैदा नहीं होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से जो आपने बात की ना कि बहुत और गलतियां भी बहुत हुई और अब आगे बढ़ना है, अब सीखना है। सीख तो बहुत चुके हैं हम ना, तो अब तो आगे बढ़ना है। और जो पाकिस्तान है जो इस वक्त माशी तौर पे डूब रहा है और कोई हल उसका नज़र नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही हैं, तो वो उस तरफ मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि आपने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो है कोई इख्तियार नहीं है। अब ये इख्तियार उनके पास तो नहीं है, लेकिन जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है और जमातें हैं, इनको मेरे ख्याल से इस सूरत हाल के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बात तो दोनों तरफ से हो जाती है कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी 2-3 महीने बाद एक बयान दे देते हैं असम्बली के फ्लोर पे कि जी आए मुज़ाकरात करें, लेकिन उसके फॉलो अप कुछ भी नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप मुज़ाकरात का बात करके चले जाएं और हम आपके पीछे पीछे फिरें। तो अगर आपने संजीदा मुज़ाकरात करने हैं तो फिर संजीदगी के साथ आप बात करें और फिर उसका फॉलो अप करें। अब हर दफ़ा अगर हम बैठ के ये कहेंगे कि जी वो 9 मई हुआ है, जी ये देखें ये 26 नवंबर हुआ है, तो वो चीज़ें अगर उस पर जाएंगे तो फिर तो हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात तो नहीं हो रही है ना। और फिर जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, मॉडल टाउन में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आगे किस तरह देखना है, आगे क्या करना है? आपकी मईशत तो नहीं बढ़ रही है, आप ना कारखाने लगा सकते हैं, ना आप इन्वेस्टर ला सकते हैं, ना आप, तो होगा क्या, इस मुल्क का क्या होगा? जो पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें अब कम हो रही हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे 10 रुपये 12 रुपये, और जो आपने बढ़ाने थे फिर 200-250। तो इस तरह जो है ना हालात मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान में। फिर अमन अमान की सूरत हाल है, उस पर कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह आपने शुरू में कहा, हम जब उस वक्त कहते थे कि जी मुज़ाकरात भी करें, उसको खारिज ना करें, लेकिन वो कहते थे नहीं, हम जो है ना मुज़ाकरात की बात ख़त्म हो गई है। अल्टीमेटली फिर उसकी ज़रूरत है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। जो बंदा बंदूक और नहीं फेंकता जो ना बलूचिस्तान के हालात हैं, शौकत साहब, जो बंदा बंदूक नहीं फेंकने पे तैयार ना, उससे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसको तो आपको एलिमिनेट करना, आउट करना पाकिस्तानी सरजमीन से। तो कोई भी जत्था जो यहाँ पे ऑपरेट करता है आपको उसको एलिमिनेट करना चाहिए। सेकंड वाली ऑप्शन होनी नहीं चाहिए। और इसके ऊपर बात करें, पार्लियामेंट वाले तो इसके ऊपर बात करते भी डरते हैं, बात ही नहीं करते। मलिक साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब पॉलिसियाँ जो है वो पॉलिटिकल लोगों के अलावा कोई और बनाए तो वो हमने देख लिए हैं, तो वो चीज़ें कामयाब हुई नहीं है ना, उससे मुल्क तरक्की कर चुका है। पॉलिटिकल लोगों को हिम्मत अगर दिखाने इनकी सकत नहीं है तो फिर तो उनको पार्लियामेंट में रहने का इख्तियार चाहिए। ये मैंने जो होता कि फौज में आ रही है, मैंने जो अर्ज किया, पार्लियामेंट में बैठे क्यों हैं आप? मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक पार्टी जो है ना, अगर पीटीआई जो है वो अगर पुरअमन एहतजाज भी करती है तो उसको टारगेट किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो और पार्टियां हैं जो बैठी हुई हैं, सर आप वैसे पुरअमन रहते कब है? देखिए, हम हमेशा पुरअमन रहे जी। अगर 26 नवंबर के हम पे थोपा जाता तो हम तो कहते हैं कराए, हम कौन से बंदूकें लेकर आए थे वहाँ पे, अचानक जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। लेकिन बहरहाल मैं अगेन ये कहूँगा कि देखें, हमें जो पॉलिटिकल पार्टियां 9 मई के आप कसूरवार हैं, उन्हीं को ही 9 मई के आप कसूरवार हैं सर, 9 मई के आप कसूरवार हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि आप 9 मई के कसूरवार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, सियासत में इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है आपकी 9 मई के वाक़े की वजह से हुआ है, नहीं तो इतनी कमज़ोर सियासत ना होती पाकिस्तान। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़, अगर इसकी तहकीकात हो जाती ना तो कम से कम ये ऐसा ना होता कि एक बंदे के खिलाफ 300 मुकदमा दर्ज कर लें। मतलब ये भी तो बदनीयती आ गई ना कि एक बंदा लाहौर में बैठा है और अगर कत्ल होता है बलूचिस्तान के अंदर तो जी उस पर डालो 300 मुकदमात। कहाँ आप, बहुत सारे लोग हमारे जो है इस वक्त जो जेलों में हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं परसों उमर अयूब साहब से मैं मिला तो एक ही वक्त में वो फैसलाबाद में भी है, वो मुल्तान में भी है, और टाइम भी एक है। मतलब ये वो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना, तो इन्होंने अकल तो इस्तेमाल नहीं की। वही ताकत का जोम, वही ताकत की चीज़ें, आप भी करो मुकदमा दर्ज करो, उधर भी करो, तो आप अंदाज़ा करें कि 60 साल की सज़ा तो उनको हो चुकी है, अभी 3-4 मुकदमा और भी रहते हैं। तो ये दोनों तो मुल्क के अहमद साहब से भी इस पे बात करें। क्या चीज़ हो सकती है? अहमद बिलाल महबूब साहब, हम 9 मई के बाद ना एक ग्रुप में फंस गए और उससे बाहर निकलना चाहिए। 9 मई यौम स्याह था और वो अच्छा वाक़या नहीं है पाकिस्तानी सियासत में।
लेकिन क्या हम वहाँ पे फंसे रहेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में 9 मई के वाक़े ने हमें मज़ीद गहरा फंसाया है, लेकिन फंस हम उससे पहले ही गए थे। जो एक कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा पैदा हो गई थी और नए आर्मी चीफ की तकर्री के ख़िलाफ़ जुलूस निकलने लग गए थे और इस तरह की तनकीद शुरू हो गई थी, तो उसने हमें ग्रूव में फंसा दिया और वो ग्रूव गहरा हो गया जब 9 मई का वाक़या हुआ। अब देखिए, उसके लिए तो सूरत हाल एक पुरानी चीज़ें कि अगर हम दोहराते रहेंगे तो फिर कोई हल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने 2-3 दफ़ा ये बात कही और अभी मोस्ट रिसेंटली भी कही कि हमें बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए। अब पहली बात तो ये होनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल में वो किसी हद तक तो हुई है, लेकिन खुल के बात नहीं हुई कि पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो और कहा हो जी हम तैयार हैं गुफ्तगू के लिए, आप शुरू करें। देखिए, ये अगर खुल के कह देते तो फिर ये इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर पे होता कि उन्होंने उसका आगे इंतज़ाम नहीं किया। ये इल्ज़ाम तो देते हैं कि उन्होंने कह तो दिया लेकिन कुछ किया नहीं। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को शर्मिंदगी ना हो कि जब वो कोई इंतज़ाम करें तो आप वहाँ पे चले जाएं। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये किसी को ये ज़िम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मेरे ख्याल में स्पीकर साहब को ज़िम्मेदारी सौंप दें, लेकिन ये बात गुफ्तगू शुरू हो जानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मुसल्ला जत्थे रियासत के ऊपर हमला आवर हैं, और जो लोग मुसल्ला नहीं हैं वो मुखालिफ भी हैं, तो मेरे ख्याल में उनके साथ बातचीत का एहतमाम होना चाहिए। पीटीआई मुखालिफ ज़रूर है लेकिन वो मुसल्ला जद्दोजहद नहीं कर रही है, तो इसलिए पीटीआई एक सियासी जमात है, उसको सियासी जमात के तौर पे ही टैकल करना चाहिए। और अगर ये इन्होंने खुल के नहीं भी एक्सेप्ट किया आपकी ऑफ़र, तो आप सब स्पीकर साहब को उसका ज़िम्मेदार बनाएं कि वो इंतज़ाम करें और इनको बुला के इनसे गुफ्तगू करें। मेरे ख़्याल में सियासी तौर पे इस मामले को टैकल करना चाहिए। आपने दुरुस्त कहा था कि ताकत के इस्तेमाल से, ख़ास तौर पे सियासी जमातों के ख़िलाफ़ अगर आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो वो सूरत हाल और गंभीर हो जाएगी। जिन लोगों ने बंदूक उठाई है, ठीक है, आप उनके ख़िलाफ़ तो लड़ें, लेकिन एक सियासी जमात जो आपकी मुखालिफ है उसके ख़िलाफ़ तो ना लड़ें, उनसे तो बात करें। मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म साहब को अब ये काम किसी को सपुर्द करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप सीरियस है तो ये काम, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे ख्याल में। इख्तियार साहब। मैं बिलाल महबूब साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, लेकिन मैं ज़रा रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट थी धरने वाली, वो भी पुरअमन नहीं थी, वो भी पुरतशद्दुद थी। आपको वो यहाँ पे जो एसपी था जुनेजो, उसकी किस तरह मार कुटाई हुई थी वो भी आपको याद है। और उसके बाद जितनी बार इन्होंने डी चौक और इस्लामाबाद की कॉल दी है, बाकायदा इट्स एन ओपन, ये सीक्रेट तो है ही नहीं, वो क्लाशनकोफ हैं, बंदूकें, पिस्तौलें लहराते हुए आए हैं। और वो चीज़ें मैंने वक्त से पहले, जब वो प्लान था तो मैंने वो मीडिया के सामने रख दिया था। तो उन्होंने जब भी कोई मूवमेंट की है उसमें असलहा ज़रूर शामिल होता है। अगर आप सरकारी क्रेनें, वो लोकल बॉडीज़ की, लोकल गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, क्रेनें, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट को आपने वापस किया अभी तक कि नहीं किए? मेरे ख्याल में कुछ हुई है, कुछ रहती हैं, लेकिन असलहा, क्लाशनकोफ, M4, M16, 9mm पिस्टल, 30 पिस्टल, ये तो वो बाकायदा हाथ में ऐसे, और कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह, उस वक़्त राना सनाउल्लाह, हम आ रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी, हम आ रहे हैं। ये तो मतलब कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। पहले चौधरी निसार थे, जब वो आपके परवेज़ खटक साहब वो धरना लेकर आए थे। हाँ, वो आप उस वक़्त के बाद मैं ये PDM 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। तो ये तो मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये खुली बात है। और तशद्दुद की सियासत जो हमारी सियासत से काफ़ी दूर चली गई थी, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तशद्दुद ले आई है। जो बात असल में उन्होंने की उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। वो कहते हैं वज़ीर आज़म एक एम्पावर्ड किस्म का प्रोसेस जो है स्पीकर की क़यादत में या किसी और किसी की क़यादत में शुरू करें, जो इस चीज़ को लेकर आगे चले। मैं आपको एक बात बताऊँ, नदीम मलिक साहब, आप हमारे मुल्क के एक बड़े कोहनमश्क सहाफ़ी हैं।
मुज़ाकरात की दावत होती है, फिर उसके बाद मेज़ होती है, उस पर बैठना होता है। फरमाइशें जो हैं वो बाद में होती हैं, शराइत जो है वो बाद में होती है, जो एजेंडा होता है वो बनाकर आए, पहले बैठे तो सही। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, स्पीकर ने कह दिया। पीटीआई को फौरन एम्ब्रेस करते हुए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मेज़ पे आना चाहिए, लेकिन जब वो बहुत कमज़ोर विकेट पे हैं, पीटीआई वाले डिवाइडेड है। यही होता है जब नून लीग की नवाज शरीफ को अंदर बंद करते हैं तो नीचे 6 ग्रुप बन जाते हैं। इस वक्त पीटीआई के अंदर 75 ग्रुप है। मैं यही आपको कह रहा हूं, और उनको इजाजत चाहिए इमरान खान से मोहर लगवाने के लिए, आप मिलने ही नहीं देते उन्हें। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है, उन्हें बैरिस्टर गोहर में हिम्मत ही नहीं है आपसे खुद बात कर रहे इमरान की मंजूरी के, लेकिन वो नहीं आ सकते। वो अलीमा खान से डरते हैं। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन वो नहीं आ सकते। ये अली जफर साहब इमरान खान से इसीलिए तो मैंने सवाल किया कि मिलने दे, मिलने में मैं क्या आपको जाएगा? बात तो इनकी बाजी अलीमा, अभी एक मुलाकात की बात आई थी बैरिस्टर सेफ की, बाजी अलीमा ने मना कर दिया, नहीं गए। तो इनके अपने हाउस जो है वो इन ऑर्डर है नहीं, तो बात ये खुद नहीं करना चाहते। हमारी तरफ से ऑफर वैलिड है। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की आज मुलाकात हुई है। आप तो मुलाकात की और मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमारी तरफ से आप मेन्यू भी डिसाइड कर लें, वेन्यू भी डिसाइड कर लें, वी आर रेडी। लेकिन ये आए तो सही, बैठे तो सही, लेकिन अगर कोई कमी है वो इनके एंड पर है, हमारे एंड पर नहीं है। उसमें रुकावट एक जो इशू है वो उन्हें इमरान खान की मोहर चाहिए, जो आप लगवाने नहीं देते उन्हें। बैरिस्टर गोहर खुद से इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में बहुत कमजोर विकेट पे है। देखिए, बैरिस्टर गोहर को इनको चाहिए कि अपनी पार्टी को एम्पावर करें, अपनी पार्टी के चेयरमैन को एम्पावर करें। अरे कहाँ से करेंगे? इमरान खान ने पूरा प्रोसेस तो आउटसोर्स करके अचकज़ई साहब को दे दिया, पार्टी तो उन्होंने खुद कमजोर कर दी। इमरान खान ने उसको चेयरमैन भी बनाया है, सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी भी बनाया हुआ है। एम्पावर नहीं किया नहीं तो वो अचकज़ई को नहीं इख्तियार देते। मेरे ख्याल में जो बंदा ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आपको केपी असम्बली में एक बिल पास होने का तरीकाकार दिखाते हैं, फिर शौकत साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्यों और कैसे हुआ। दिखाइएगा जी। Thank you, sir. I beg to move that in clause 13, the proposed paragraph I may be substituted by the following, namely, I, official passport and the same facility for his or her spouse for life, subject to the provision of the applicable federal law. ये ऑलरेडी वहाँ पे जो है ना MNAs को लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है अपना आफ्ताब साहब, तो हम चाह रहे हैं जो भाई फेडरल लॉ जब हमें परमिट करे तो हमें भी मतलब है, जिस तरह हम कहते हैं चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो उनकी सेंक्टिटी, उनकी सुपरमेसी जो है ना होनी चाहिए, तो ये सफारतकारी में भी हमें काम आएंगे और लाइफ टाइम हम मांग रहे हैं सर। शौकत साहब, अभी मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है ना उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पॉलिसीज़ को डिस्कस करना चाहिए, उसको अप्रूव करना चाहिए, उनकी ओनरशिप लेनी चाहिए। ये फ़ौज का काम नहीं है कहाँ क्या काम करना है। लेकिन हमारे जो सिविल वाले भाई हैं, हमारे जितने भी मरकज़ में भी और सूबों के अंदर भी, उनकी प्रायोरिटी ये है कि उनको ऑफिशियल पासपोर्ट उनको और उनकी अहलिया को मिल जाए, रेस्ट हाउसेज में रहने के लिए बग़ैर कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट इजाज़त मिल जाए, प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस मिल जाए और पर्क्स मिल जाए। ये क्या जब सूबा पूरा खाना जंगी में लगा हो, आधे से ज़्यादा सूबों में, डिस्ट्रिक्ट्स में आप शाम मगरिब के बाद अपने इलाकों में घरों में ना जा सकते हो, उस वक्त प्रायोरिटी यही होनी चाहिए जो इस बिल के अंदर है, या कुछ और होना चाहिए? देखिए जी, बात यह है कि एक तो ये बिल जो है पेश हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुंडी साहब ने पेश किया, और एक तरमीम है जो कुंडी साहब ने पेश किया पासपोर्ट वाली, बाकी बिल आप ही का सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का बिल आप ही का बनाया हुआ है। कुंडी साहब ने एक तरमीम उसमें पासपोर्ट वाली डाली और आपने वोट दे के पास करवाया, आप पीछे नहीं हट सकते। सॉरी सर, ये लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। कैसा सूबा जिसके आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में आग लगी हुई है, फौज और FC और रेंजर्स के जवान शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे आप बिल ये पास करा रहे हैं कि आपकी पर्क्स बढ़ा दी जाए। देखिए, अगर मैं असम्बली में होता क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ और एक एक चीज़ को देखता था, तो मैं कभी भी इसकी हिमायत ना करता। लेकिन ज़ाहिर है अब ये बिल पेश हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वज़ीर आला साहब जो है वो इस पर नाराज़ हैं और शायद वो इसको रिवर्स करने की सर कैसे नाराज़ हैं सर? ये पास हुआ बिल है जी, ये 30 अप्रैल की तारीख है, पास हो गया है। देखिए, कानून बन गया सर, बिल पास हो अगर आप देखें ना तो सर आप या तो वज़ीर आला के बिहाफ पे कह दें कि इस पूरे बिल को आप रिपील कर रहे हैं, आप शौकत यूसुफज़ई साहब अनाउंस कर दें कि वो सुहेल अफरीदी ने कह दिया है रिपील कर दें ये सारी तरमीम, तो मैं इसको खबर मानता हूँ।
देखिए, अगर आप ऑनेस्टली मैं कहता हूँ कि जो दीगर सूबों में MPS की तनख्वाह है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। जस्टिफाई करने लगे आप सर। एक MPA की सर आप जस्टिफाई करने लगे हैं। शौकत साहब आप वीक विकेट पे आ गए, कमजोरी पे आ गए हैं आप तो डिफेंसिव हो गए। वैसे आपको कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं सुहेल अफरीदी को कि रिपील करें। पूरी सुन ले, मेरी आप बात तो सुने पूरी सर। मैंने अर्ज़ किया कि पहले से ही तनख्वाहें लोगों की बढ़ी है, लेकिन जब हम असम्बली में थे और ये बिल आया था हमने इसकी मुखालफत कर दी थी, हमने नहीं छोड़ा था। हमने कहा ठीक है बस बाकी आप ही का पास किया हुआ बिल है सर, आपकी असम्बली से बना हुआ कानून है सर। देखें अभी तो पंजाब में और सिंध में तो चोरों की हुकूमत है बकौल आपके, तो आप तो अच्छे लोग हैं, आपको तो वो काम नहीं करना चाहिए। ये एक सजेशंस होती है और एक सिफारिशात होती है, ज़रूरी नहीं है कि इस पे इम्प्लीमेंट हो। ये जो है ना, जो ये कानून है, के पास कौन सा इख्तियार है, कानून है, कमाल कर रहे हैं। नहीं, सूबे के पास बोर्ड के लाइसेंस आपकी पूरी असेंबली लेके बैठी होगी है। सूबे के पास कोई इख्तियार नहीं है। प्रोहिबिटेड बोर्ड आपके पास है, आपने कानून बनाया प्रोहिबिटेड बोर्ड का, आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सर आपको सर्किट ऑफिस और ऑफिशियल जो रेजिडेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, वो तो पहले से सर, वो पहले भी थे सर, वो पहले भी थे। जो देखे ना, फिर आपने दोबारा क्यों बनाया? पहले भी हाउस होता है, KP हाउस होता है। अहमद बिलाल महबूब साहब जो हमारे पूरे पार्लियामान के लोगों को तनख्वाहें बढ़ाने, प्रोहिबिटेड बोर्ड के लाइसेंस लेने और पर्क्स बढ़ाने के अलावा और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं उनको बनानी। अहमद बिलाल महबूब साहब, चाहे मुल्क में आग लगी हो, 10 फौजी शहीद हो रहे हो, हमारी उस दिन भी प्रायोरिटी यही होगी कि हमारे पर्क्स में कितना इजाफा हो रहा है। मेरी आपने बात ही नहीं सुनी सर। देखे 11 अरब के जहाज खरीदा गया, मैं वो आपकी तरफ आ जाता हूँ। अहमद साहब से जवाब दें। अहमद बिलाल साहब जी, मेरे ख्याल में तनख्वाहों के इजाफे की जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी एक अनपॉपुलर सी ओपिनियन है कि वो तो किसी हद तक जस्टिफाइड है। देखिए, इन लोगों ने सब लोग मुतमव्वल तबके से नहीं होते कि वो लैंडलॉर्ड हों और उनके पास किसी तनख्वाह की ज़रूरत ना हो, और नाम ये एनकरेज करना चाहते हैं तो तनख्वाह की हद तक तो गरीब लगते हैं सर। उनकी टैक्स रिटर्न देख के तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लगता है उन्हें मदद देनी पड़ेगी। माजरत चाहता हूँ, बुरा ना माने, लेकिन बेशतर की टैक्स रिटर्न ऐसी हैं। देखिए, तनख्वाह तो मेरे ख्याल में मैं उसकी हमायत करता हूँ, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत बात है। आपने कौन सी डिप्लोमेसी करनी है? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकारी पासपोर्ट ले लें, वो भी उस वक्त तक के लिए जब तक कि आप MPA हैं या MNA हैं, लेकिन ताहयात आपको और आपके ख़ानदान को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया जाए, ये बिल्कुल नाजायज़ बात है। मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि उनको सारी तवज्जो को पॉलिसी के ऊपर, को कानून साजी के ऊपर देनी चाहिए, ना कि इस किस्म की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर। ये बिल्कुल नाजायज़ बात है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। सर इख्तियार वली साहब, आपके सूबे में ये क्या काम हो रहे हैं? 5 प्रोहिबिटेड बोर्ड के लाइसेंस के कितने हैं? शायद 8 लाइसेंसेस हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये ब्लू पासपोर्ट, ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि मुअज़्ज़ज़ मेंबर को भी, और अगर वो खातून है तो उसके हस्बैंड को, अगर वो मर्द है तो उसकी खातून को भी, तो बाकी ब्लू बॉक्स में बच्चे सारे आ जाते हैं। ये चीज़ बड़ी अनोखी है। अदालत में हाज़िरी से इस्तिस्ना, किसी अदालत में अगर असम्बली का सेशन चल रहा है तो कह दें कि जी साहब जो है वो असम्बली सेशन में वो नहीं आ सकते हैं। जहाँ मर्जी हो अदालत अपनी लगा सकते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात भी हासिल हैं। तमाम ब्यूरोक्रेसी को अंडर कंट्रोल उनके इख्तियारात भी अपने पास रख लिए हैं। इसके अलावा और बेपनाह ये जो पार्क्स वाले जो है ना, डाक बंगलोज और सर्किट हाउस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा और बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको, स्पीकर साहब ने भी एक बिल मेरे ख्याल में वो इसमें शामिल ही है। शौकत साहब हमारी तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें, इस बात की करेक्शन कर लें कि उन्होंने तो अपने लिए ग्रेड 17 का PRO भी रख लेना है। ताहयात डिप्टी स्पीकर ने भी खानसामे भी ले लेने हैं, गाड़ियाँ जो उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं वो भी ले लेनी है, और बड़े नायब कासद और ड्राइवर वगैरह वो भी रख लेने हैं। ताहयात इस तरह का एक बिल और भी है। सर सदर पाकिस्तान के लिए ताहयात इस्ना है किसी भी जुर्म से,
तो वो माशाल्लाह फिर सर तो 25 करोड़ लोग ही पाकिस्तान में रह गए इसमें मारने के लिए। थोड़ी सी चीज वो जो रह पंजाब गई में है ना, हमने सीसीडी वालों को बोला हुआ है कि जिसको दिल आए ना सड़क पे जाते हुए वो गोली इसमें- मार के मार दो, तो वो अच्छा कानून है। फिर 25 करोड़ लोगों को मारो, मैं आपको बाकी बताऊं- सारे ताहियात इस नाक पे। इसमें एक चीज़ बस सिर्फ इतनी रह गई, आखिरी एक जुमला ये भी डाल लेते कि ये जहाँ से गुजरे जहाँ पर आए तो ये भी ऐलान कर दिया जाए कि माबदौलत मुग़ल बादशाह सानी आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर साहब शौकत और यूसुफ सुहेल साहब। अफरीदी साहब आ रहे हैं तो कोरनश में जा लाइए और शौकत ज़िले लाही यूसुफ की शान में साहब, जो ये है काफी तो खड़े हो ज्यादती है, जाइए। आप करें या कोई और करे, लेकिन काफी अनफेयर है। हमारे ये मरकज में स्पीकर साहब ने अपनी तनख्वाह में 6 गुना इजाफा कर लिया था, तो उनका नाम कोई अच्छे लफ्जों में तज़किरा नहीं था हुआ। तो आप लोग भी करेंगे तो बुरे लफ्जों में ही आएंगे, अच्छे लफ्जों में तो नहीं आपका तज़किरा हो सकता। सर देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे भाई ने बात तो कर ली, लेकिन ये नहीं कहा कि सारी अपोजिशन ने मिलकर ये तरमीम लाकर आए थे और अपोजिशन ने ये तरमीम पहले उनकी पेश की मजम्मत असेंबली करता में। देखिए जहाँ तक नून लीग की तनख्वाह, मजम्मत करें। सबसे पहले जहाँ उनकी तनख्वाह की मजम्मत बात नून लीग क्या होता है जो आप बोले, नून लीग की मजम्मत करता हूँ। जहाँ इसमें तक वो दो जहाँ- तीन लोग जो नहीं शामिल नून लीग के ही हैं, मैं उनको छोड़ के जो मेरी पार्टी के लोग शामिल हैं मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी का मैं नाम लेके सबकी बोले मजम्मत मजम्मत करता करता हूँ, मैं दोनों की करता हूँ। हूँ। दोनों और उनकी की बजाय नाम बोले ना उनका, बोले मैं नून लीग और Opposition पीपल्स league- पार्टी की मजम्मत करता हूँ। Opposition league मेरी जमात का है, मैं शौकत उनका साहब, कह रहा हूँ। नहीं, मैं शौकत साहब। उनकी एक और मलिक साहब, एक चीज़ और की भी मजम्मत कर लेना, जो 11 अरब का जहाज़ खरीदा है एक ऐसे वक्त पे ऊपर जहां हमारी मईशत की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, आगे बढ़ ही नहीं रहे जहाज जो है वो और हम लोगों को चुराया 1 नहीं रुपए है, की रिलीफ जहाज नहीं दे तो पा रहे हैं। खड़ा है, वो हमको घर में एक तो नहीं मिनट। लेकर गए हैं। एक मिनट ये जी, तो एक चीजें मिनट। घरों में जा रही हैं। शौकत साहब, कोई शौकत भी साहब। क्या एक मिनट देखें, मेरे बात सुने, ये जो होता है ना, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मांग रहा है तो गलत है। मैंने कहा कि मैं असम्बली में होता मैं इसकी भी मुखालफत करता, लेकिन जहाँ तक तनख्वाहों की बात है ना, बाकी असम्बलियों के बराबर होने चाहिए तनख्वाह, ये इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये जो ब्लू पासपोर्ट, ये फ़लाँ पासपोर्ट फैमिली को देना, ये तो एक तजवीज़ है, चली गई है। सूबाई असम्बली के पास कोई इख्तियार नहीं है पासपोर्ट लेने का और देने का। ये वफाक को एक तजवीज़, कितनी करारदादें पेश हुई हैं, बेतहाशा करारदादें पास हो चुकी हैं। ये करारदाद नहीं है सर, लेकिन ये वो बिल ज़रूरी है कि सर, उसको खुदा का इम्प्लीमेंट नाम भी हो। लें। आप बिल, मैं ये आप कह रहा हूँ अपने कि चीफ बिल मिनिस्टर भी को पेश कह हो के ना, इस कि जब अमेंडमेंट तक को रिपील करवाइए ना। 8 प्रोहिबिटेड बोर्ड के सर, वो तो लाइसेंस मिलने चाहिए, ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी सरकारी थोड़ी, रेजिडेंस में रहने मैं की जब इजाजत आपके मिलनी प्रोग्राम चाहिए। में आ रहा था, तो उस खबर आ गई थी कि चीफ मिनिस्टर ने अप्रोच किया स्पीकर असम्बली से और वजीर कानून से भी कहा कि बैठ के इन चीज़ों को रिवाइज कर, इसके रिव्यू करें, और वो हो रहा है। देखिए, जो चीज़ गलत होगी वो हम इंशाल्लाह ताला उसकी कभी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या इतना कह बड़ा रहे हैं कि शोर आप इस बिल जो को अभी रिपील सिर्फ- कर रहे हैं, आप इस बिल को रिपील कर रहे हैं, अनाउंस करें। मैं खबर कोशिश- चाहता हूँ कि शौकत यूसुफ से साहब कहते हैं रिपील हो। जहाँ तक तनख्वाह की बात है सर, तनख्वाह की बात है, मैं उसकी मुखालफत चलो इसलिए नहीं तनख्वाह को करूंगा छोड़ कि वो दें, जरूरत है। तनख्वाह के अलावा ये बाकी चीजें जो- आप रिपील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तनख्वाह के अलावा बाकी तो प्रिविलेज, देखिए सर, बाकी जो प्रिविलेज है ना, पासपोर्ट लेना देना, ये वफाक का आप काम बच्चों है। की जान ले उस पे कोई बाउंड अब नहीं आप है। justify दोबारा ये bound करने नहीं लगे है हैं, सर। डॉक्टर साहब। ना इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है, अब आप दोबारा ना इसमें justify कोई करने पैसा लगे हैं, इन्वॉल्व सर। है, ना कोई इसमें, नहीं मैं नहीं सर, जस्टिफाई 8 नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड के इसमें कोई लाइसेंस है, टेंशन ही कोई नहीं। मालियाती, देखे ना, इसमें कोई मालियात इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है सूबे का कि जी सूबे का पैसा एक्स्ट्रा जाएगा। असल मसला ये है कि जो सर माल ही फैसला करेगा ना। सर, माले पासपोर्ट मुफ्त दिले बेरहम, सर वो सारे सूबे हमारे यही कर रहे हैं सर। पंजाब ने 11 अरब का जहाज खरीद लिया, आप असला के लाइसेंस लें, सरकारी रहायशगाहों में फ्री में रहें, पासपोर्ट ताहियात मिले, सदर पाकिस्तान को ताहियात इस्तिस्ना हासिल है, किसी अदालत में पेश मलिक साहब, इस वक्त जो सूबे के, तो पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों को सीसीडी के हवाले करें, आप लोग मजे करें सर, सब हुकूमत करें, नून लीग वाले भी और आप पीटीआई वाले भी। देखिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शौकत यूसुफ साहब, मैंने इख्तियार साहब, सबका शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।